ऑलराइट, तो कल हम लोगों ने इफ आई एम नॉट रॉन्ग वी स्पोक अबाउट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वहां तक हमारा हुआ था और आज हमको स्टार्ट करना है विथ समथिंग कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो वी विल सी व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी एंड दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, आ सकते हैं, बट नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रियली। तो ऐसा है, जैसे मैंने आपको बताया था दैट दिस इज एन इंटरफेस। इंटरफेस मतलब अ सरफेस विच सेपरेट्स टू मीडियम। देन यू हैव अ रे ऑफ लाइट विच वाज ट्रैवलिंग लाइक दिस। अगर ये इंटरफेस नहीं होता तो ये रे सीधा जाता, अगर इंटरफेस नहीं होता तो। बट इंटरफेस है तो लाइट जो है वो बेंड होगा। बेंड होगा, कहाँ पे बेंड होगा? टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा, बिकॉज light is traveling from rarer to denser medium, right? So this is angle of incidence I, this is angle of refraction R, medium 1 and medium 2. तो we already know कि अगर हम लोग इस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो हमको मिलेगा refractive index of medium 1 sine of angle in medium 1 equal to refractive index of medium 2 sine of angle in medium 2। मतलब हमको मिलेगा mu2 by mu1 equal to sine I by sine R। and by definition this is refractive index of medium 2 with respect to 1 by definition है ये। good enough, right? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हमको ये बताता है कि अगर मैंने इसी रे को एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेस किया, मतलब सिर्फ डायरेक्शन अगर अपोजिट किया तो विल द रे विल ट्रेस एग्जैक्टली द सेम पाथ। तो रिवर्स डायरेक्शन में भी रे सेम पाथ ट्रेवल करेगा। दिस इज व्हाट इट मींस, राइट? तो इस केस में ये मीडियम 1 हो गया, ये मीडियम 2 हो गया। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जिस मीडियम से लाइट इनिशियली ट्रेवल कर रहा है मैं उसको मीडियम 1 बोलने वाला हूँ। अगर लाइट ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऊपर का मीडियम 1, नीचे का मीडियम 2। लाइट नीचे से ऊपर जा रहा है तो नीचे का मीडियम 1, ऊपर का मीडियम 2। ऐसा ही रहने वाला है वो माय नोटेशंस, क्योंकि दिस मेक्स थिंग्स लिटिल क्लियर, कंफ्यूजन नहीं होता है। फिर मैं अगर वापस से इस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इनटू साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इनटू साइन आई, ऐसा हो जाएगा वो। तो मतलब ये आ जाएगा आपके पास mu1 by mu2 इज साइन आई बाय साइन आर। मतलब दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ऐसा आ जाएगा वो, राइट? गुड। तो दिस इज हाउ इट इज। ओके, बाय द वे थोड़ा सा यहाँ पे जनरलाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। जनरलाइजेशन इन द सेंस व्हाट आई एम सेइंग इज थोड़ा सा लिखने में हम लोग गड़बड़ कर देते हैं, तो वो गड़बड़ हमको नहीं करनी है। तो you need to be very careful while writing down things. Here you may end up in a mess. Okay, तो पहले केस में लाइट was traveling from medium 1 to medium 2. Okay, ऊपर से नीचे आ रहा था, right? तो हमारे पास उस केस में we have mu1 sin I equal to mu2 sin R। तो mu2 by mu1 equal to sin I by sin R। good। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी सिर्फ इतना बताता है कि आप डायरेक्शन रिवर्स कर दो फिर भी लाइट सेम पाथ ट्रेवल करेगा। तो इस केस में मीडियम का नाम चेंज नहीं करना, सिर्फ इस केस में। क्यों नहीं करना? क्योंकि इट इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड, यार मैं बताऊंगा व्हाई। बट एनीवेज अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में आप ट्रेस कर रहे हो तो उस केस में सिर्फ इतना रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to 2, that is mu1 by mu2 will
turn out to be sin I by sin R, sin R by sin I. ये बुक का नोटेशन है. I'll tell you कि what is in reality a simple statement about it. हमको ये सब नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ so that you don't get confused when you read books. तो जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा sin I by sin R into sin R by sin I. मतलब कैंसिल कैंसिल और अंत 1 आएगा, राइट, करेक्ट. तो ऐसा बुक्स में दिया हुआ है, बट यू शुड ओनली नो दिस थिंग कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, उतना स्टेटमेंट पता हो गया सफिशिएंट है, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है. तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी? फॉरगेट अबाउट बुक का लैंग्वेज. जैसे मैंने बताया, अगर मैंने डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल को उल्टा कर दिया तो पाथ जो है, रे जो पाथ ट्रेस कर रहा है वो वही रहेगा. सो इट डजंट मैटर इफ द रे इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 और मीडियम 2 टू मीडियम 1. क्यों? क्योंकि मीडियम 1 से 2 जाएगा तो रेयर से डेंसर जा रहा है, तो इट शुड बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल. मीडियम 2 से 1 जाएगा तो इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट शुड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. दैट इज व्हाई इट ट्रेसेस द सेम पाथ. इसका मतलब सिंपल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 का प्रोडक्ट लोगे तो 1 ही आएगा. क्यों? क्योंकि मटेरियल कहाँ चेंज किया है मैंने, मटेरियल तो वही है ना, ये ग्लास था तो ग्लास ही है, ऊपर एयर था तो एयर ही है, तो व्हाई शुड द मटेरियल, वी आर नॉट चेंजिंग, तो प्रोडक्ट तो 1 ही आएगा. सो आई डोंट वांट टू गो इनटू मच डिटेल्स ऑफ दिस, जरूरत भी नहीं है हमको, जहां जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा. ओके, सो यू जस्ट हैव टू नो दिस प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, सिर्फ पता होना चाहिए, इसलिए मैंने कवर करवाया है ये, दैट्स इट. सिर्फ यू शुड नो direction of travel is reversed and still the ray is traveling the same path, बस इतना पता होना चाहिए, वो बाकी चीजें हम नहीं देखने वाले, right? Then there is something that we should know, or it is important for us to know, that is refraction through a glass slab. ये important रहेगा, refraction through a glass slab. इसका एक पार्ट मैंने आपको स्टेट बोर्ड के थ्योरी सेशंस में बताया है, दूसरा पार्ट अब हम लोग करेंगे. फर्स्ट वी विल सी व्हाट वी हैव लर्नड. इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको एक लैटरल शिफ्ट नाम का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था, और लैटरल शिफ्ट क्या था, आई एम टेलिंग यू अगेन. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, we have a glass slab here, we have a ray of light. अगर यहाँ पे स्लैब नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट सीधा जाता इन दिस डायरेक्शन, राइट. अगर नहीं होता तो यहाँ पे ये नॉर्मल टू द सरफेस है, बट क्योंकि रे ऑफ लाइट स्लैब से पास होगा तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हियर, करेक्ट. वापस से यहाँ पे मीडियम चेंज होगा, तो पहले केस में एयर टू ग्लास, रेयर टू डेंसर, बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल. दूसरे केस में ग्लास टू एयर अगेन, तो इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल अगेन, so this will move away from normal again, something like this. इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल डायरेक्शन कौन सा था, ये था ओरिजिनल डायरेक्शन ना, और ये है आपका एमर्जेंट डायरेक्शन, तो ये एमर्जेंट है. इन दोनों में जो डिस्टेंस है, दिस शिफ्ट इज कॉल्ड एज लैटरल शिफ्ट, डिनोटेड बाय डी. तो ये यहाँ पे दिखाओ या फिर यहाँ पे दिखाओ. So to show lateral shift, what you can do is you can draw a perpendicular from this point up to this point here. So this perpendicular distance is lateral shift basically. तो lateral shift का सिंपल मतलब क्या है कि ग्लास स्लैब की वजह से जो रे है वो शिफ्ट हो गया पैरेलली, राइट. अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो वो सीधा जाता, ग्लास स्लैब है
तो वो उसी लाइन को पैरेलली बाहर आया है, एमर्जेंट हुआ है, एमर्ज हुआ है, राइट। तो if I want to have an equation of shift, मुझे कितने अमाउंट से रे ऑफ लाइट शिफ्ट हुआ डी वो देखना है। डेफिनेटली मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, we have done this in state board, but I am doing again here. This is the angle of incidence I, this is the angle of refraction R, this is the angle of deviation delta, right? This point let us say is M, this point let us say is N. This is thickness of slab, let us say T. Okay, good. So this is angle of emergence E. If this is R, this is going to be R. ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो लैटरल शिफ्ट सिर्फ इतना ही है, ग्लास स्लैब की वजह से रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द ओरिजिनल डायरेक्शन बाहर आ रहा है, क्योंकि वो उसका दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार O पॉइंट पे हुआ, एक बार M पॉइंट पे हुआ। हमको लैटरल शिफ्ट MN निकालना है और ये हमने डिराइव किया है। दिस लैटरल शिफ्ट टर्न्स आउट टू बी T sec R साइन ऑफ I माइनस R। ये हमने प्रूव किया हुआ है ऑलरेडी। ओके, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डेरिवेशन ऑफ दिस। व्हाई नॉट? बिकॉज ऑल ऑफ यू आर आल्सो एनरोल्ड फॉर थ्योरी क्लासेस और वहां पे हमने डिराइव करके रखा है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लैटरल शिफ्ट। तो द आइडिया इज वेरी सिंपल। अगर वहां पे ग्लास स्लैब नहीं होता तो रे स्ट्रेट जाता, बट ग्लास स्लैब होने की वजह से O पे एक बार रिफ्रैक्ट हुआ, M पे एक बार रिफ्रैक्ट हुआ, और जो रे है वो ओरिजिनल डायरेक्शन को पैरेलली एग्जिट हुआ है। तो ओरिजिनल डायरेक्शन और एमर्जेंट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज लैटरल शिफ्ट। दिस इज व्हाट यू शुड नो, एंड यू शुड नो द फॉर्मूला ऑफ इट। एंड दिस इज क्वाइट इजीली डिराइवेबल। हम लोग बहुत इजीली इसको डिराइव कर सकते हैं, राइट। ओके, गुड। देन सेकेंड थिंग दैट यू शुड बी नोइंग, और ये हमने स्टेट बोर्ड थ्योरी क्लासेस में नहीं लिया है, इसलिए अभी समझ लो। एक है नॉर्मल शिफ्ट। अभी नॉर्मल शिफ्ट का मतलब क्या है? देखो ऐसा है, इफ आई हैव अ ग्लास स्लैब, लेट मी ड्रॉ अ ग्लास स्लैब। So we have a glass slab here. Then if I draw a normal to this glass slab, we have this normal to the glass slab over here. Then मेरे पास रे ऑफ लाइट आ रहा है। रे ऑफ लाइट इज कमिंग दिस वे, लेट्स से दिस वे। ओके, अब वापस से वही बात है, अगर इफ वी डिड नॉट हैव, अगर ग्लास स्लैब नहीं होता उस केस में, अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो उस केस में ये जो रेज है, कॉन्वर्जिंग रेज जो है, सो आई विल जस्ट गिव यू डायरेक्शन ऑफ दिस रेज। ये जो कॉन्वर्जिंग रेज है, इफ देयर वाज नो ग्लास स्लैब, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये जो रेज है, कॉन्वर्जिंग रेज है, दे वुड हैव, वो यहाँ पे आके ओ डैश पे मीट करते, पॉइंट ऑफ कॉन्वर्जेंस ओ डैश होता, करेक्ट। लेकिन बिकॉज देयर इज ग्लास स्लैब, तो रिफ्रैक्शन होगा लाइट का। बिकॉज ऑफ द ग्लास स्लैब देयर विल बी रिफ्रैक्शन, एक बार यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, राइट। तो लाइट विल बेंड, रे विल बेंड समथिंग लाइक दिस, और दूसरी बार यहां से रिफ्रैक्शन होगा एंड लाइट विल बेंड अगेन, depending on whether light is going from rare to denser or denser to rarer, it will bend towards or away from the normal, right? Similarly, ये जो नीचे से रे आ रहा है उसके लिए भी सेम सिनारियो है, it will bend because of refraction, because of the glass slab, something like this, and it will bend again here
राइट। तो क्या हुआ, जो रेस कॉन्वर्ज ओ डैश पे होनी चाहिए थी, वो रेस कॉन्वर्ज हो रहा है ओ पे। ऐसा बोल सकते हो कि जो रे या फिर जो इमेज ओ डैश पॉइंट पे बनना चाहिए था, वो इमेज बना है ओ पे, ऐसा बोल सकते हो आप, राइट। इसका मतलब देयर इज अ शिफ्ट, लैटरल शिफ्ट है यहाँ पे, सॉरी नॉर्मल शिफ्ट है। सो the point of convergence of rays is shifted by an amount x, and this is called as normal shift. And normal shift का formula बहुत easy है, it is given by x is equal to 1 minus 1 by mu times of t, where mu is refractive index of the slab, material of slab, and t is the thickness of slab. We don't want to derive this formula here. हमको सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और आइडिया पता होना चाहिए. सो द कॉन्सेप्ट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. हमारे पास कॉन्वर्जेंट रेस थे, कॉन्वर्जिंग रेस थे. अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ओ पॉइंट पे कॉन्वर्ज होते, पर ग्लास स्लैब है तो 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है और उसकी वजह से नए पॉइंट पे ओ पे कॉन्वर्ज हुए हैं. सो इफ देयर वाज नो ग्लास स्लैब, the rays would have converged at O dash, but because there is glass slab, the rays are suffering double refraction. दो अलग अलग पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रहा है and the rays are converging at point O. So the point of convergence has shifted, and that shift in the point of convergence is called as normal shift, given by 1 minus 1 upon mu into T, where mu is refractive index of the material of the slab and T is its thickness. ओके, तो ये पता होना चाहिए आपको. then we need to see one more topic which is of importance to us. उस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. so let me make some space because I will want to make a table for that. जरूरत पड़ेगी हमको. just a minute. ओके तो और वो भी आपने सीख के रखा है because I have already told you that particular thing. हमने ऑलरेडी देखा है स्टेट बोर्ड क्लासेस में. दैट इज नथिंग बट रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ. और रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, ये जो केस होता है, ये आप हमेशा इन कंपैरिजन स्टडी करो तो बेटर. व्हाट डू आई मीन बाय इन कंपैरिजन? आई मीन कि 2 केसेस बनते हैं इसमें. एक तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डेंसर मीडियम में है और आप रेयर मीडियम से देख रहे हो. एग्जाम्पल, पानी के अंदर एक कॉइन है और आप पानी के ऊपर से एयर से उस कॉइन को देख रहे हो. ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड द ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम. दूसरा केस ये है दैट यू आर इनसाइड वाटर. फॉर एग्जाम्पल, यू आर इनसाइड स्विमिंग पूल एंड यू आर लुकिंग एट अ बर्ड which is flying. So observer is in denser medium and the object is in rarer medium. तो इसलिए you should always be studying that in comparison because it will give you a good idea about what we want to do. Okay, तो होता क्या है वो भी देखते हैं. So observer is in rarer medium and object is in denser medium. ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है
और ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम में है। दूसरा केस, ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है एंड ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है। राइट, गुड। So let's see what will happen in these two cases. वैसे we have discussed it in theory classes, but I still want to go in detail here because इस पे questions आते हैं। So it's something like this. Right? Let's say we have a glass slab. Let's say at the bottom of this glass slab we have an object O. Okay, तो यहाँ पे एक object है, some object, let's say P at the bottom. और जो ऑब्जर्वर है वो यहां से देख रहा है, ऑब्जर्वर इज लुकिंग फ्रॉम हियर, गुड। तो इट विल अपीयर टू द ऑब्जर्वर दैट द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, मतलब उसका जो एपरेंट डेप्थ है, मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट अपीयर करेगा, इट इज एक्चुअली, you can say, real depth is greater than apparent depth, so the object appears nearer. तो इन रियलिटी, इफ यू से, इन रियलिटी अगर आप बोलोगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो एक एच डेप्थ पे है और वो अपीयर हो रहा है एच डैश पे, ऐसा बोल सकते हो, है ना। तो शिफ्ट कितना हो गया, तो ये हो गया आपका शिफ्ट, इसको आप बोल सकते हो सम नेम, लेट अस से डी। तो एच इज नथिंग बट रियल डेप्थ, रियल डेप्थ। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक कॉइन वाटर के टैंक में गिर गया, वाटर का टैंक 20 मीटर डेप्थ का है, मतलब कॉइन जो है वो 20 मीटर पे है, लेकिन हमको ऐसा दिखता है कि 15 मीटर पे ही है, सो दैट इज एपरेंट डेप्थ। सो एपरेंट डेप्थ इज एच डैश, ओके, एंड द शिफ्ट इज बेसिकली डी। डी इज शिफ्ट, और आप देख भी सकते हो शिफ्ट डी हम लिख सकते हैं रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, मतलब h माइनस एच डैश, करेक्ट, ओके, सिंपल केस। तो ऑब्जर्वर कहाँ था, ऑब्जर्वर यहां से ऑब्जर्व कर रहा है ऊपर से, है ना। तो even if we don't show observer, it's fine, it is just to understand that object is in denser medium and observer is in rarer medium। अब उल्टा केस, अब उल्टा केस ऐसा है, ऑब्जर्वर वॉज हियर, ओके। उल्टा केस ऐसा है दैट यू हैव ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम। स्विमिंग पूल से मैं ऊपर देख रहा हूं, तो ऑब्जर्वर इज हियर एंड द ऑब्जेक्ट, लेट अस से, इज समवेयर हियर, पी पॉइंट पे। तो दिस इज रियल हाइट, यहाँ पे h मतलब रियल हाइट है, बट इट अपियर्स, अगर आप डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में देख रहे हो तो ऑब्जेक्ट जो है वो दूर दिखता है, होगा पास में, बट इट अपियर्स दैट इट इज अवे फ्रॉम अस, एट मोर डिस्टेंस फ्रॉम अस। तो दिस शिफ्ट इज डी। हियर रियल डेप्थ और रियल हाइट बोलूंगा इंस्टेड ऑफ डेप्थ, तो आई विल से रियल हाइट is h and apparent height is h dash. Again, shift, that is d, here is apparent height minus real height। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ओके, गुड। तो
We want to make some formulas now. हमको ये देखना है what is refractive index of material in terms of real height and apparent height or real depth and apparent depth. तो जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम में है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्न्स आउट टू बी रियल डेप्थ अपॉन apparent डेप्थ. रियल डेप्थ था h, apparent डेप्थ था h डैश. ऑलराइट, तो ये पता होना चाहिए. देन शिफ्ट मैंने ऑलरेडी आपको बताया. शिफ्ट जो था d, इट वाज रियल माइनस apparent. ओके, गुड. but what you can write from this equation is h is equal to mu times of h dash. ऐसा लिख सकते हो, राइट? या फिर आप लिख सकते हो h dash is h upon mu. मतलब मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं बताता हूं आपको. देखो शिफ्ट क्या है, शिफ्ट है रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ. ओके, गुड. हमारे पास, हम एक स्विमिंग पूल में गए, है ना. स्विमिंग पूल में एंटर करने से पहले बोर्ड पे लिखा हुआ था, बी अवेयर दिस स्विमिंग पूल इज 20 फीट डीप. 20 फीट डीप है, मतलब मुझे रियल डेप्थ पता है ना. अब मेरा एक ऑब्जेक्ट वहां पे गिर गया, करेक्ट. तो वो ऑब्जेक्ट मुझे नजदीक दिख रहा है, बट कितना नजदीक वी कैन नॉट मेजर, क्योंकि वो एपरेंट है, वो रियलिटी नहीं, वो वर्चुअल है. करेक्ट. मतलब मैं एच डैश नहीं जानता हूं, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पता होता है ना. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पता होता है, अराउंड 4/3 होता है वो. तो अगर मुझे शिफ्ट निकालना है, मुझे ये पता करना है कि रियल तो 20 मीटर है, राइट, लेकिन जो इमेज दिख रहा है हमको, ऑब्जेक्ट जहां अपीयर हो रहा है, वो रियल से कितना शिफ्टेड है. तो हम कभी भी एच डैश के टर्म में इक्वेशन को नहीं लिखते, क्योंकि एच डैश प्रैक्टिकली मेजरेबल नहीं है, इट इज अ वर्चुअल डिस्टेंस. तो इसलिए इक्वेशन में कभी भी एच डैश नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू कैन नॉट मेजर इट. तो एच माइनस एच डैश इज एच बाय म्यू. मतलब शिफ्ट कैन बी रिटन एज h into 1 minus 1 by mu. Okay, this is what you should know. Similarly here refractive index is equal to, उल्टा है ये है apparent height upon real height. apparent height यहाँ पे h dash था, real height यहाँ पे h था. तो यहाँ पे h dash होगा h into mu. मतलब जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है और ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है. बाय द वे, एक क्वेश्चन और आपको पता होना चाहिए, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस. स्टूडेंट्स बोलते हैं ये म्यू किसका है, डेंसर मीडियम का है कि रेयर मीडियम का है. दोनों केसेस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का है. दोनों केसेस में वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम. आप स्विमिंग पूल में हो, ऊपर एयर है, स्विमिंग पूल में वाटर है, ऊपर एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, राइट, करेक्ट. अभी आप एयर में खड़े हो और कॉइन नीचे पानी में गिर गया, तो भी तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ही होगा. मतलब मेरा इंटरेस्ट डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करने में रहता है हमेशा. तो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड हियर. इन बोथ केसेस refractive index mu is of denser medium and not of rarer medium. वैसा भी करेंगे हम रेयर मीडियम का, बट इन दिस फॉर्मूला की बात कर रहा हूं मैं. तो शिफ्ट क्या था इस केस में, शिफ्ट क्या था, एपरेंट माइनस रियल, मतलब h डैश माइनस h. अगेन सेम लॉजिक, एपरेंट कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड, तो h म्यू माइनस h, मतलब इन शॉर्ट d इज इक्वल टू h म्यू माइनस 1, राइट, गुड. अब एक काम करते हैं हम लोग, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस,
we should also talk about some examples. तो कुछ examples ही देख लेते हैं फिर. Examples. So let's take examples in both cases. यहाँ पे how much will be the shift if the denser medium is water. जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक कॉइन गिर गया पानी के अंदर, तो रियल डेप्थ h है, राइट, पता है. तो शिफ्ट कितना हुआ? शिफ्ट मतलब ये रियल डेप्थ था h, मुझे कॉइन अपीयर हो रहा है यहाँ पे h डैश पे, तो d कितना है? ये d कितना है if the medium is water. तो शिफ्ट फॉर वाटर, शिफ्ट इन केस ऑफ वाटर, हमको पता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वाटर कितना होता है 4/3, मैंने पहले भी बताया आपको 4/3. तो शिफ्ट कितना होगा h 1 - 1/4/3, मतलब ये क्या आएगा आपका, शिफ्ट क्या आएगा आपका, जस्ट अ मिनट. तो शिफ्ट क्या आएगा आपका d इज इक्वल टू h 1 - 3/4, 1 - 3/4, what happens, I don't know, sorry for this. 1 - 3/4, 1 - 3/4 कितना होता है 1/4, तो h/4. तो ये सॉल्व करोगे तो शिफ्ट मिल जाएगा आपको h/4. दिस इज शिफ्ट, ये शिफ्ट है, ये एपरेंट नहीं है, ये शिफ्ट है. ओके, इसका मतलब अगर स्विमिंग पूल का डेप्थ 20 फीट है, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट इन रियलिटी 20 फीट पे पड़ा हुआ है, तो 5 मीटर से शिफ्टेड दिखेगा, मतलब मुझे वो 15 मीटर पे अपीयर होगा, बिकॉज मैं शिफ्ट निकाल रहा हूं, मैंने शिफ्ट फाइंड किया है. गुड. शिफ्ट फॉर ग्लास, ये तो आप घर पे भी कर सकते हो, दोनों एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो. ऐसा करो, एक कॉइन लो, उसके ऊपर एक ग्लास का स्लैब रख दो. आपको ग्लास के स्लैब का थिकनेस पता होगा तो मेजर कर सकते हो, मतलब रियल डेप्थ आप मेजर कर सकते हो. फिर उसमें ऊपर से देखोगे तो आपको दिखेगा कॉइन समवेयर हियर, दैट इज एपरेंट डेप्थ. तो ये हो गया शिफ्ट डी. तो कितना शिफ्ट दिखेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्लास कितना होता है 3/2, 1.5. तो शिफ्ट क्या आएगा h इंटू 1 - 1/3/2, मतलब 1 - 2/3, मतलब 1/3, मतलब h/3, राइट. तो अगर ग्लास स्लैब आपके पास 2 मीटर थिकनेस का है, या फिर मान लो 6 मीटर थिकनेस का है, 6 मीटर इज द रियल 6 मीटर या 6 फीट बोल लो, जो भी बोलो, 6 फीट थिकनेस का ग्लास स्लैब है, और छोटा होगा जो भी होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, 60 सेंटीमीटर होगा, 60 सेंटीमीटर मान लेते हैं. तो रियल डेप्थ 60 सेंटीमीटर, शिफ्ट हो गया 60/320, मतलब आपको कॉइन 40 सेंटीमीटर पे अपीयर होगा. दिस इज व्हाट इट मींस, राइट. सिंपल केस. And you can do this kind of small experiments at home also. Then again shift for water. सिर्फ इस केस में क्या है, इस केस में ऑब्जर्वर जो है वो वाटर के अंदर है, तो इन दिस केस शिफ्ट विल बी easy, d is equal to h, refractive index of water is 4/3 minus 1, that is 1/3, तो h/3 वाटर के केस में dw. और शिफ्ट फॉर ग्लास, shift for glass, dw is again h 3/2 minus 1, that is 1/2, so h/2, right. तो ये आपको पता होना चाहिए. दिस इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है,
इससे ज्यादा ये हो सकता है दैट वी हैव अ बीकर, हमारे पास एक कंटेनर है, मान लो हमारे पास एक बीकर है, वी हैव अ कंटेनर, और इस कंटेनर में यू हैव n नंबर ऑफ लिक्विड्स। तो ये आपका यहां तक, सॉरी फॉर दिस, यहां तक आपका पहला लिक्विड, फिर आ गया दूसरा लिक्विड, फिर आ गया तीसरा लिक्विड, एंड सो ऑन सो फोर्थ, एंड दिस लिक्विड्स आर इमिसिबल। इमिसिबल मतलब ये मिक्स नहीं होते, राइट? सो दिस लिक्विड डू नॉट मिक्स। तो जो सबसे पहला लिक्विड है नीचे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं मान लेता हूँ, ठीक है, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इसका डेप्थ है d1। दूसरा जो लिक्विड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, इसका डेप्थ है d2। तीसरा जो लिक्विड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ3, इसका डेप्थ है d3, थिकनेस मतलब डेप्थ। And these are immiscible liquids. So let's put a title. If a beaker contains various immiscible, मतलब they do not mix, immiscible liquids. Okay, तो in this case question is, दो चीजों से, दो टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। एक तो इसके बॉटम पे एक ऑब्जेक्ट है, तो ये जो बॉटम पे ऑब्जेक्ट है इसका एपरेंट डेप्थ कितना होगा? रियल डेप्थ क्या है? d1 प्लस d2 प्लस d3, है ना? दिस इज रियल डेप्थ, d1 प्लस d2 प्लस d3। तो एपरेंट डेप्थ कितना है? एक तो ये क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा, अगर थोड़ा आप लॉजिकली सोचोगे, इफ यू थिंक लिटिल लॉजिकली, तो खुद बीकर का बॉटम भी शिफ्टेड दिखेगा। एक ग्लास में पानी भरो और उसके नीचे जो उसका जो बेस होता है ग्लास का, वो भी ऊपर शिफ्टेड दिखता है। तो या तो फिर बॉटम पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए या फिर बॉटम खुद शिफ्टेड दिखेगा। तो इन दिस केस यू कैन टॉक अबाउट apparent depth apparent depth of the bottom or an object at the bottom, apparent depth of the bottom of the beaker, or apparent depth of object at the bottom, of the object at the bottom. Okay, good. How do you find this out? It is simple case, very simple. Apparent depth formula याद होगा तो, apparent depth यहाँ पे लिखा है मैंने, here, ये यहाँ पे। What is apparent depth when the object is in denser medium and the observer is in rarer medium? Apparent depth is real depth upon refractive index. तो ये पहले पता होना चाहिए आपको, that refractive index mu is real depth upon apparent depth, मतलब apparent depth is equal to real depth upon refractive index mu. तो सबसे पहले you should be knowing this. तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि फिर फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा। देन इट इज वेरी इजी टास्क फॉर यू टू डू दिस काइंड ऑफ स्टफ। कैसे कैसे करेंगे? तो टोटल एपरेंट डेप्थ क्या आएगा? अगर
देखो अभी 3 लिक्विड्स है ना, तो 3 लिक्विड्स, तीनों के तीनों लिक्विड्स जो है वो बॉटम को शिफ्ट करते जाएंगे, तीनों के तीनों। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ apparent depth ड्यू टू फर्स्ट लिक्विड प्लस apparent depth ड्यू टू सेकेंड लिक्विड प्लस apparent depth ड्यू टू थर्ड लिक्विड. But what is apparent depth due to first liquid? Real depth of first liquid upon refractive index of first liquid plus real depth of second liquid upon refractive index of second liquid plus real depth of third liquid upon refractive index of third liquid. Right. तो ये आप कर सकते हो. Okay. Then. But what is real depth of first liquid? D1. तो d1 by mu1 प्लस सेकेंड का d2 by mu2 प्लस थर्ड का d3 by mu3. राइट, करेक्ट. अगर मुझे ओवरऑल देखो, एक एक चीज समझ लो. इट इज वेरी सिंपल थिंग, बट यू हैव टू पे कंप्लीट अटेंशन टू दिस. कंप्लीट अटेंशन टू दिस. तो ये तो आपको समझ में आ गया कि मैं बोल रहा हूँ रियल डेप्थ ऑफ द बॉटम, इसका मतलब एपरेंट डेप्थ ऑफ द बॉटम या फिर एपरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट एट द बॉटम एक ही बात है. तो मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से. तो मुझे अगर they can ask you questions in two types. They can ask you what is the apparent depth of the bottom if a container contains 3 liquids with refractive index mu1 mu2 mu3. or they can ask you, वो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ये जो 3 लिक्विड हमने भर दी, उस तीनों लिक्विड का कॉम्बिनेशन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ना. एक लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 है, दूसरे का mu2 है, तीसरे का mu3 है. तो कॉम्बिनेशन का क्या है? तो हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है हम लोगों को? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ. तो मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा. मैं बोलूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉम्बिनेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू टोटल एक्चुअल डेप्थ upon total apparent depth. What is total actual depth? Total actual depth कितना है? d1 plus d2 plus d3 upon total apparent depth कितना है? Total apparent depth अभी तो निकाला आपने ये फॉर्मूला लास्ट में. जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मुझे जगह का प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, and I don't want to take this to a new page because it is good to have everything here so that you understand in a better way. Okay, तो व्हाट इज टोटल एपरेंट डेप्थ? ये अभी जो तुमने फाइंड किया, ये आप लोगों ने किया अभी. ओके, सो यू जस्ट हैव फाउंड आउट टोटल एपरेंट डेप्थ, दैट इज d1 by mu1 plus d2 by mu2 plus d3 by mu3. 4 होंगे तो प्लस d4 और नीचे d4 by mu4 ऐसा करना पड़ेगा आपको. तो मैं कॉन्सेप्ट वापस समझा देता हूं अभी आपको. कॉन्सेप्ट बहुत इजी है. कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास एक बीकर है, बीकर में 3 लिक्विड भरे हुए हैं हमने. 3 4 5 6 10 15 जितना चाहो उतना भर सकते हो आप. पहले का थिकनेस या डेप्थ है d1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1, फिर d2 mu2 d3 mu3 एंड सो ऑन. तो जो बीकर है उसका बॉटम ही शिफ्टेड दिखेगा. क्यों शिफ्टेड दिखेगा? क्योंकि मैंने जैसे बताया, बिकॉज यू आर लुकिंग फ्रॉम रेयर मीडियम इनटू डेंसर मीडियम, तो बॉटम भी शिफ्ट होते जाएगा. और ये शिफ्ट कौन प्रोड्यूस कर रहा है? जितने लिक्विड्स है वो सारे प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो व्हाट इज एपरेंट डेप्थ ऑफ द बॉटम? हमको मिल गया एपरेंट डेप्थ ऑफ द बॉटम का फॉर्मूला रियल डेप्थ बाय म्यू. लेकिन यहाँ पे एक लिक्विड था क्या? नहीं, यहाँ पे 3 थे. तो पहला लिक्विड जो है वो भी शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा, दूसरा भी प्रोड्यूस करेगा, तीसरा भी प्रोड्यूस करेगा. तीनों को ऐड कर दो, मिल गया d1 by mu1 plus d2 by mu2 plus d3 by mu3. मुझे देखना है कि अगर मैं इस पूरे 3 लिक्विड्स को अगर मैं सिंगल लिक्विड बोल के ट्रीट करता हूं तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉम्बिनेशन, ये हमको देखना है. और टोटल डेप्थ क्या हो गया फिर? d1 plus d2 plus d3.
फिर वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉम्बिनेशन इज रियल डेप्थ, व्हाट इज टोटल रियल डेप्थ, d1 plus d2 plus d3, व्हाट इज एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ तो अभी आपने निकाला इस फॉर्मूला से, ये एपरेंट डेप्थ ऑफ द बॉटम है ये, तो डिवाइड कर दो, मिल गया आपको कॉम्बिनेशन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दो लिक्विड होंगे तो पहले दो टर्म, तीन होंगे तो तीन टर्म, चार होंगे तो चार टर्म, so on so forth. So this is how you develop formulas here. So it's sufficient for today. I'll continue in next session.